बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी। नाज़रीन, 2007 में मारज़ वजूद में आने वाला नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी अरसा दराज से जो है वो CSS, PMS और दीगर जो मुकाबला जाती इम्तहानात होते हैं उसमें अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के तकरीबन 1100 से ज़ायद CSSP और PMS ऑफिसर वो ब्यूरोक्रेसी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की शुरू से ही यही कोशिश रही है कि नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मुफीद मालूमात मिल सकें। नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए एक नया जो है वो इकदाम अमल में लाया गया है कि जो लोग अप्रोच नहीं कर सकते एकेडमीज़ तक और उनके कुछ क्वेरीज़ होती हैं, उनके कुछ सवालात होते हैं CSS, PMS और दीगर इम्तहानात के मुतालिक, तो नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ये सिलसिला इसका आगाज़ किया गया है। और नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के जो माहिरीन हैं, जो असातिज़ा हैं, वो आपके सवालात का जवाब देंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है CEO नोवा डॉक्टर आतिफ अली साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप उनके लिए आपने कीमती टाइम निकाला। सर बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि CSS और CSS स्पेशल में क्या फ़र्क है? CSS और स्पेशल CSS में अगर प्रोसीजर के लिहाज से देखा जाए तो कोई मेन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट्स हैं। वहीं जो CSS के थे, जो ऑलरेडी कंपलसरी 6 कंपलसरी हैं और बाकी रिमेनिंग ऑप्शनल, वो सारे सब कुछ सेम है। लेकिन CSS स्पेशल जो है वो गवर्नमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये अनाउंस किया है, क्योंकि पिछले 10 से 12 सालों से जो है डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी सीट्स जो है वो खाली चली जाती थी, जिसमें स्पेशली सिंध है, बलूचिस्तान है, फाटा है, इनकी सीट्स हमेशा खाली चली जाती थी। अब वो सीट्स जो है वो इनको फिल करने के लिए ये स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ा है। जो पिछले यूँ समझे कि 12 सालों से जो सीट्स कलेक्ट हो रही थी वो सारी मिला के अराउंड अबाउट 200 के रेंज में वो सीट्स हैं, और उनके लिए उन्होंने फिर ये सेपरेट स्पेशल CSS का एग्ज़ाम अनाउंस किया है। और इसमें स्पेशल CSS का कोई स्टूडेंट अगर देना चाहता है तो उसकी ये अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी। बाकी जो उसकी 3 अटैम्प्ट्स हैं वो तो वो रेगुलर CSS में देगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल CSS में देना चाहता है, यूँ समझे कि ये एक स्टूडेंट के लिए एक ब्लेसिंग हुई है इस दफ़ा कि उनको एक और अटैम्प्ट मिल गई है, जिसका जो है वो काउंटिंग में जो नहीं आएगी। तो स्पेशल CSS बेसिकली कंडक्ट किया जा रहा है उन लेफ़्ट ओवर सीट्स को फिल करने के लिए जो इन प्रोविंसेस के हैं या जो डाउन ट्रोडन एरियाज़ हैं, वहाँ से जो सीट्स बची हुई हैं उनको फिल करने के लिए। तो सर क्या समझते हैं राइटिंग के लिए एवेलुएशन का जो स्पेशल सेशन है वो कितना ज़रूरी है, और नोवा में क्या इसका आगाज़ किया गया है? कुछ लोगों की ये भी डिमांड है कि जो राइटिंग के लिए ऐसे राइटिंग है या दूसरे जो प्रेसिस राइटिंग है उसके लिए एवेलुएशन का स्पेशल सेशन मुतारिफ़ करवाया जाए। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे कि नोवा इस हवाले से क्या करने जा रहा है? जो राइटिंग का इशू है स्टूडेंट का, अगर हम CSS के फेलियर्स के रीज़न देखें तो उनमें से वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वो स्टूडेंट की लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस है। और स्टूडेंट का जो राइटिंग का इशू है, उनको ये नहीं पता होता कि लिखना कैसे है और स्कोर कैसे लेना होता है। तो इसके लिए नोवा ऑलरेडी जो है वो पिछले 2 से 3 सालों से जो है उन्होंने नोवा ने अपनी टीम बनाई है, एवेलुएशन की टीम। वो ऑनलाइन भी एवेलुएशन करते हैं और ऑन कैंपस भी एवेलुएशन करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन एवेलुएशन करवाना चाहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनको पता है कि वो LMS के थ्रू जो है वो अपलोड करते हैं चीज़ें, और फिर यहाँ पर जो एवेलुएशन टीम है वो जो है वो उसकी एवेलुएशन करती है, और फिर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होती है, उनके ट्यूटोरियल सेशंस किए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो कमिट कर रहे होते हैं। सर एक सवाल है कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी चाहिए? क्या ऐसे एस्पायरेंट्स जिन्होंने पहली अटैम्प्ट में इंग्लिश ऐसे में सिर्फ 20 नंबर लिए थे, तो सर उन्हें सेकंड अटैम्प्ट में नाकामी से बचने के लिए कोई मशवरा देंगे? सर देखें, CSS में जो जिन सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होता है वो नो डाउट के इंग्लिश है। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी का पेपर जो है, अब इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश प्रेसी स्टूडेंट पढ़ तो लेता है, ठीक है, लेकिन उसकी एवेलुएशन नहीं करवाता। एवेलुएशन ना करवाने की वजह से जो है वो उसमें फ़ेल हो जाता है। और इवन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो सारा साल पढ़ते रहते हैं और वो पेपर में जाकर लिखते हैं। तो जब स्टूडेंट पूरा साल लिखेगा नहीं और सिर्फ वो पेपर में जाकर लिखेगा तो उसके लिए बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का उसका इशू हो जाता है, उसकी स्पीड नहीं डेवलप हो रही होती, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही होती प्रॉपर, तो जिसकी वजह से वो स्टूडेंट सफ़र कर रहा था। और अक्सर देखा गया है इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो पहले 1 या 2 पेपर देने के बाद स्टूडेंट आगे पेपर देने ही नहीं जा रहा होता CSS का। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि राइटिंग पढ़ने के साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस करें और उसकी एवेलुएशन भी करवाएं सारी।
सर आपको नोवा बनाने का ख्याल 2007 में कैसे आया? आपके 1100 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह मुख्तलिफ़ जो महकमे हैं, इदारे हैं, वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप PhD होल्डर भी हैं, तो कैसे तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब बर्पा करने का सोचा और सफ़र कैसा रहा? थोड़ा सा नोवा के सफ़र के बारे में बताइएगा सर। जैसे आपने बताया कि मैं बेसिकली मेरी PhD है ज़ूलॉजी में और साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ। तो साइंस वाले स्टूडेंट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले होते हैं। तो मेरा भी जब मैं प्लान किया, मेरा MPhil उस वक्त कंप्लीट हो चुका था 2004 में, तो 2005-06 में मैंने जो है वो CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो प्रिपरेशन तो मैंने अपने फुल जो है वो अपना फोकस करके सारी प्रिपरेशन की, लेकिन 2006 में जो है वो मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया और जिसकी वजह से जो है मेरे बाकी जो कुछ दोस्त यार थे वो पास हो गए, ना सिर्फ पास हो गए बल्कि टॉप भी वो कर गए। तो नोवा बेसिकली जो बनाई गई थी, ये बेसिकली हम लोग 3-4 दोस्त थे जिन्होंने मिल के ये इस एकेडमी को इस्टेब्लिश किया था 2007 में। और इसके पीछे मोटिव जो था वो यही था कि जो है वो इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं स्टूडेंट के जहन में, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च माइंड वाला बंदा था, तो इस वजह से जो है वो मैंने इस एग्ज़ाम के ऊपर थोड़ी रिसर्च की, इसके जो है वो सारे रिज़ल्ट को खंगाला कि क्यों लोग इसमें इतने ज़्यादा फेल होते हैं। तो बहरहाल मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो बेसिकली कि ये एग्ज़ाम है क्या इट सेल्फ, इसमें फ़ेल क्या है, फ़ेल क्यों होता है स्टूडेंट, कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ें कर रहा होता है या कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको वो अवॉइड करके जो है वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने इसको नोवा को शुरू किया। तो 2008 हमारा पहला साल था, जिस साल पहले साल ही हमारे 48 स्टूडेंट जो है वो एलोकेट हो गए थे 2008 में। तो उसके बाद जो है वो माशाल्लाह से चल रहा है और अभी तक चीज़ें चल रही हैं। पिछले 14 साल से 15 साल से ये एकेडमी जो है वो चल रही है और हर साल एवरेज जो स्टूडेंट हमारा एलोकेट होता है वो 70 to 80 स्टूडेंट जो है वो एलोकेट हो जाता है हर साल। माशाल्लाह सर, आपने अपनी जवानी के 15 साल नोवा को दिए। नोवा में अच्छे अच्छे सितारे जो हैं यहाँ से उन्होंने जन्म लिया। तो सर कुछ एस्पायरेंट्स चाहते हैं कि नोवा की जो ब्रांचेज़ हैं वो पंजाब में भी हैं और फेडरल में भी है इस्लामाबाद में, लेकिन सर लोगों का ये सवाल होता है कि नोवा जो है वो कराची या सिंध में अपनी ब्रांच क्यों नहीं खोल रहा। तो इस हवाले से सर कोई अगर सिंध के लोगों के लिए कोई खुशखबरी देंगे आप? इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम लोग सिंध में कैंपस कराची में बनाएंगे और हमारा ये यूँ समझे कि एक नेक्स्ट ईयर में हम लोग इस चीज़ को जो है वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो एक आध साल में हमारा प्लान है कि हम लोग सिंध के स्टूडेंट्स को के लिए जो है वो उनकी फैसिलिटी वहाँ पर सिंध में ही प्रोवाइड करते हैं। और इवन हमारा एक और प्लान जो है वो मुल्तान कैंपस का भी है कि हम लोग मुल्तान साउथ पंजाब को वहाँ पर कवर करें, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट को जो है वो यहाँ इतनी दूर इस्लामाबाद या लाहौर में आना होता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो मुल्तान वाला स्टूडेंट जो है वो भी हम उसको वहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। तो इंशाल्लाह होपफुली कि हम लोग सिंध और सदर्न पंजाब में जो है वो कैंपस विद इन ईयर जो है वो उसको एस्टैब्लिश कर लेंगे। जी बिल्कुल, CSS और PMS के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि नोवा जो है वो जल्द ही इंशाल्लाह मुल्तान और सिंध में कराची में जो है वो अपनी ब्रांचेस खोलने का प्लान उन्होंने तैयार किया है, नोवा की जो मैनेजमेंट है। और इंशाल्लाह जल्दी ही जनूबी पंजाब के लोगों की आसानी के लिए और सिंध के जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए कराची में ब्रांच खोल दी जाएगी। सर एक और सवाल है कि एक साइमा खान है, हमारी व्यूवर्स हैं सर, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल की। सर वो कहती हैं कि मैं CSS करना चाहती हूँ, लेकिन जो रिसेंटली जो CSS का रिज़ल्ट आया है उससे वो बड़ी डिसहार्ट हुई हैं। तो क्या समझते हैं सर कि इस तरीके से मतलब सिर्फ 2% से भी शायद कम जो हैं वो उम्मीदवार वो कामयाब हुए हैं। तो सर क्या कहते हैं कि किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? इसमें डेफिनेटली जो है स्टूडेंट जब तैयारी करता है CSS की, तो पेपर जब आते हैं तो ये रिज़ल्ट तो आलमोस्ट हर साल ही 2%, 2.5% इसी रेशो में आता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बेसिकली जो 2% रिज़ल्ट है ये एक्चुअल अगर हम इन बिटवीन द लाइंस देखें तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। हम लोग टोटल फिगर देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अप्लाई कितना किया है, ये नहीं देखते कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे 12 पेपर दिए हैं। मैं आपको जस्ट एक थोड़ी सी एक पास रिज़ल्ट जो है उसकी स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि 2018 का मुझे रिज़ल्ट थोड़ा याद है अभी, कि 2018 में जो है वो कोई 14,000 स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया था 2018 में। जी सर। और पहले दिन जो अटेंडेंस लगाई थी स्टूडेंट ने, जो पहले दिन जो पेपर देने आया स्टूडेंट, वो कोई राउंड अबाउट 8,000 था। मीन के 6,000 तो जो है वो पहले ही निकल गया। अब उन 8,000 में से फर्दर ड्रॉप हुए जब पहले दिन ऐसे का पेपर दे के उनको आइडिया हुआ कि हम आगे नहीं कर सकते, तो इन 8,000 में से जो दूसरे दिन पेपर देने आए वो राउंड अबाउट 6,000 था स्टूडेंट। अब
इनमें भी आगे फर्दर स्टूडेंट ड्रॉप हुआ जब उन्होंने कंपलसरी, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स दे के जो है वो आगे ऑप्शनल नहीं देते। तो फाइनल जो 12 पेपर 2018 में जिन स्टूडेंट्स ने दिए थे वो टोटल को 4500 स्टूडेंट था जिन्होंने 12 पेपर दिए थे। अब ये रिजल्ट जो आया था वो 2018 का, वो बेसिकली 4500 स्टूडेंट्स का था। वो राउंड अबाउट आई थिंक कि कोई 350 से 400 स्टूडेंट रिटर्न में पास हुआ था 2018 में। तो अगर हम उसकी स्टैटिस्टिक्स 4500 में से अगर सपोज 400 पास होता है तो वो बहुत अच्छी रेशो होती है। लेकिन अगर यही हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं फर्स्ट डे अटेंडेंस के ऊपर कि पहले दिन जो है वो जिन लोगों ने अटेंडेंस लगाई थी या पहले दिन जो पेपर देने आए थे, तो जब वहाँ से ये रिजल्ट निकालते हैं तो फिर 1-2%, 3% वो रिजल्ट बनता है। अदरवाइज जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। इन बिटवीन द लाइन जो चीज़ें हैं वो उसमें हमने ये देखना होता है कि उसमें 12 पेपर देने वाले कितने स्टूडेंट्स थे। बल्कि इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी स्टूडेंट जो है वो कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो नॉन सीरियस होता है, जो पहली अटेम्प्ट लेता है अपनी चेक करने के लिए। वो मैं जहाँ तक समझता हूँ 4500 स्टूडेंट्स में भी ऐसा होगा, कोई 1500-2000 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको पता था कि वो फेल है। जी जी, ठीक है ना, उसने सिर्फ अपनी अटेम्प्ट चेक करने के लिए, अपने आप को गेज करने के लिए वो अटेम्प्ट दी और वो अगली अटेम्प्ट में ज़्यादा तैयारी करके बैठना चाहेगा। जी जी सर। तो बेसिकली जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, जो हमने देखा है कि स्टूडेंट जो CSS में अपीयर होता है उसमें से कितने सीरियस स्टूडेंट होते हैं। सीरियस राउंड अबाउट 2800 से 3000 स्टूडेंट होता है जो सीरियस होता है। ये रिजल्ट बेसिकली उन्हीं 3000-2800 का होता है। ये कोई 12000 या 14000 का उनमें से रिजल्ट नहीं बनता। तो सर कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि उनकी CSS की तैयारी 50% है, तो उनको 50% तैयारी के साथ क्या सर पेपर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, उनको अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए, कंप्लीट तैयारी करें। 100% जब तैयारी हो तो फिर पेपर में बैठें, अदरवाइज आप अपनी अटैम्प्ट ज़ाया कर चुके होंगे। क्योंकि आपको लगता है कि आपकी 50% तैयारी है, लेकिन एक्चुअली वो शायद 50% भी ना हो, वो 20-25% की रेंज में हो। तो जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते उस वक्त तक अटैम्प्ट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा सर, बहुत सारी बातें हो गई CSS के मुतालिक, अब कुछ लोगों की फरमाइशें भी हैं, तो उम्मीद है कि आप नोवा के प्लेटफॉर्म से सर फरमाइशें जो हैं उनकी रद्द नहीं करेंगे। तो सर कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि YouTube चैनल जो है उसके ऊपर PMS के लेक्चर्स की बाकायदा प्ले लिस्ट बनवाई जाए जिसकी मदद से वो तैयारी कर सकें। तो कुछ लोगों की सर ये ख्वाहिश है कि इंग्लिश एसे और प्रेसे की और जो सर आरिफ हैं, डॉक्टर आरिफ साहब, उनके लेक्चर्स की जो है वो सर अलहदा से प्ले लिस्ट बनवाई जाए। तो सर इस हवाले से भी अगर कुछ आप उन लोगों को खुशखबरी दे दें। जहाँ तक PMS का बात है तो PMS आपको पता है कि वो रेगुलर बेसिस पे अनाउंस नहीं होता, हर साल अनाउंस नहीं होता, 2 साल बाद 3 साल बाद PMS नॉर्मली अनाउंस हो रहा होता है। तो PMS का जो आलमोस्ट अगर आप उसका सिलेबस PMS और CSS को देखें, स्पेशली पंजाब का जो PMS है, तो आलमोस्ट 70-80% सेम होता है चीज़ें इसकी। बीच में 2 से 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। तो PMS के बैचेस हम लोग उस वक्त शुरू करते हैं जब PMS अनाउंस होता है, क्योंकि ये रेगुलर बैचेस चल नहीं सकते। CSS तो आप सबको पता है कि हर साल फरवरी में पेपर होने हैं, लेकिन PMS के बारे में किसी को नहीं पता होता कि इस साल आना है या अगले साल आएगा या पेपर कब होंगे। तो PMS के हम लोग सेशंस उस वक्त अनाउंस कर रहे होते हैं जब PMS किसी भी प्रोविंस का जब अनाउंस होता है, तो फिर हम लोग उस वक्त सेशन करते हैं। तो जो ये आप लोग, आपकी सजेशन अच्छी है कि हम इंशाल्लाह जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली जैसे PMS में GK का पेपर है या उर्दू का पेपर है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हम लेक्चर्स जो हैं वो उसके ऊपर लगा देंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द लगा देंगे यूट्यूब चैनल। अच्छा सर, कुछ लोगों के सवालात हैं कि क्या नोवा पाक अफेयर, फ़लसफ़ी और इस्लामियात के लिए कोई ऑनलाइन सेशन भी मुतारिफ़ करवा रहा है और उसकी कितनी फ़ीस होती है? मतलब कोई कुछ लोग चाहते हैं कि सर मखसूस जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनमें एडमिशन लें और वो उन सेशंस को ज्वाइन करें, तो इसके लिए सर क्या क्राइटेरिया रखा गया? हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है। हम लोग इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र नहीं करते स्टूडेंट्स को, और इसमें हमारे पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या स्टूडेंट कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ ले या फिर सारा कंप्लीट कोर्स पढ़ ले। तो इंडिविजुअली जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ना वो हमारे लिए मसला बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। क्योंकि हमने अगर उनको रेगुलर बैचेज में मिक्स करना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वालों को, तो फिर वो रोज़ की सॉर्टिंग आउट हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश के बैचेस हमारे सेपरेट चलते हैं। नफीस साहब जो हैं वो इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन का पूरा 40 डेज़ का एक सेपरेट बैच अनाउंस करते होते हैं। तो वो ऑन कैंपस बैच होता है, तो ऑलमोस्ट हर 40 दिन बाद जो है वो बैच अनाउंस हो रहा होता है। तो जिन लोगों ने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो उसको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है सेपरेट बैच दे के। तो वो लोग इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन प्रॉपर सेपरेट जो है वो 40 डेज़ में अपना कंप्लीट करवा सकते हैं। कुछ लोग बैचलर कर रहे हैं, बैचलर डिग्री, वो चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री के बाद CSS करें या मास्टर डिग्री के बाद करें। और दूसरा सर वो ये भी पूछना चाहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ किया जाए।
बैचलर डिग्री की बात है तो जो CSS की रिक्वायरमेंट है वो तो उन्होंने बैचलर ही रखा है, चाहे वो 2 ईयर का बैचलर है या 4 ईयर का बैचलर है आपके पास। अगर ड्यूरिंग बैचलर डिग्री आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिन स्टूडेंट्स को पता है कि उन्होंने आगे जाके CSS के पेपर देने हैं, तो उनके लिए बड़ी आसान हो जाती है चीज़ें कि आखिरी 2-1 सेमेस्टर्स में जो है वो CSS के मुताबिक जो है वो चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर दें, ताकि जैसे ही पेपर उनकी डिग्री कंप्लीट हो वो साथ ही CSS के पेपर दे दें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप मास्टर करें या MPhil करें तो फिर बाद में CSS दें। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो सेम है, वो तो बैचलर है। और हमने देखा भी है कि बैचलर की बेस के ऊपर भी स्टूडेंट टॉपर बने हैं, टॉप 5 टॉप 10 में सिंपल BA वाला स्टूडेंट भी गया है। तो आपकी जो एजुकेशन है उसका CSS में कोई मेजर रोल नहीं है। अगर आप ये कहें कि आप ग्रेजुएशन मास्टर करेंगे तो आपका पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सारे सिर्फ सेपरेट एग्जाम है, इसमें हर स्टूडेंट 0 पे है। सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा जिसमें उसने मास्टर या ग्रेजुएशन की होगी, वो उसका अपना होगा आउट ऑफ 1200 मार्क्स सब्जेक्ट्स जो हैं। तो मीन के 10 से 11 सब्जेक्ट हर स्टूडेंट को नहीं पढ़ने होते हैं, तो 0 से पढ़ने होते हैं। तो इसलिए वो आप बैचलर के साथ भी पेपर दे दें तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। सर एक हैं नोवा के चाहने वाले हैं, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नोवा में स्पेशल जो है वो सेशन शुरू किया जाए PMS मिनिस्ट्रल कोटा के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। जैसे ही वो अनाउंस होता है तो फिर हम लोग इसके साथ जो है वो बैच शुरू कर देंगे मिनिस्ट्रियल कोटे वाला का। वो हम लोग करवाते हैं, लेकिन वो जब अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग वो करवाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर अनाउंस नहीं। नोवा के प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वालों के लिए कोई आखिरी अच्छा सा मैसेज दे दें। देखो मेरा मैसेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ये CSS जो है ये डूएबल है। ये नहीं है कोई आसमानों से लोग नहीं आते जो CSS करते हैं। आपके अपने दोस्त यार फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने CSS किया होगा। इसमें CSS में सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक आपकी कमिटमेंट और दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी। अगर ये 2 चीज़ें आप में हैं तो अगर आप 0 पे भी हैं तो आप इस एग्ज़ाम को कवर कर जाएंगे या इसके सिलेबस को कवर कर जाएंगे, ठीक। और इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करें। देखें एकेडमी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते वो आपका जो है वो अपना है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन जो है वो आपकी कभी ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि CSS की जो एग्ज़ाम है इसको मदर ऑफ़ ऑल एग्ज़ाम्स कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जो हैं वो इसी में से निकले हुए हैं। तो जिस स्टूडेंट ने सही CSS की प्रिपरेशन की हुई है वो अगर खुदा ना खास्ता उसका CSS नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे एडजस्ट हो जाता है, कहीं 17 ग्रेड की उसको पोस्ट मिल जाती है। तो इसलिए इसकी अटैम्प्ट ज़रूर लें, इसको पेपर इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। CEO नोवा डॉक्टर आतिफ अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने खसूसी सेशन के लिए Q&A सेशन के लिए सर अपना टाइम निकाला। और नाजरीन आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि हम अपने माहिरीन से आपके लिए गाइडलाइंस हैं वो आप तक पहुंचा सकें। देखते रहिए नोवा ऑफिशियल। इंशाल्लाह फिर नए सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।